सवाल उठाएंगे 10 बजे की इस बहस में कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण पर घिरी ममता बनर्जी को अब सवर्णों की याद आई है। 2021 में चुनाव है, बड़ी बहस, कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। जैसा कि अभी हमने आपको हमारी सुर्खियों में बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले वो वहां पर पहुंचे। संसद भवन की ये लाइब्रेरी जहां पर संसदीय दल की बैठक हो रही है। कई अहम मुद्दे हैं और कई अहम बिल हैं इस सत्र में, जिन्हें पास कराने को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही निर्देश दिए गए थे कि सभी सांसद इस मीटिंग में मौजूद रहें। और प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, जीत के बाद ही उन्होंने जिस तरीके से सांसदों के लिए नियम कायदे रखे थे, उन्होंने कहा था कि जनता की सेवा करनी है, तो अनुशासन के महत्व पर उन्होंने काफी जोर दिया था। और जो अहम बिल हैं, काम को लेकर खासा जोर था प्रधानमंत्री मोदी का। और उसी सिलसिले में आप कह सकते हैं कि एक तरफ सभी सांसदों को इस बैठक में मौजूद रहने के निर्देश, तो दूसरी तरफ जो अहम बिल संसद में इस समय हैं, जिन्हें पास कराना जरूरी है सरकार के लिहाज से, सरकार की प्राथमिकताओं के लिहाज से, उस पर भी चर्चा हो रही है। और बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम चेहरे जिन्हें आप पहचानते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सभी बड़े चेहरे, क्योंकि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक, देखिए कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है। संसदीय दल की यह बैठक हो रही है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है। और जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक में मौजूद हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे इस अहम मीटिंग को लेकर आप तक पहुंचाएंगे। अभी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी 10 बजे की बहस का। तो ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। ये वही आरक्षण है जिसे लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन करके आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग को दिया था। कई राज्यों ने तो 10% आरक्षण लागू किया, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में इसे लागू नहीं किया था। लेकिन अब जबकि लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को काफी नुकसान हुआ है, हिंदू वोट बड़ी तादाद में एनडीए की तरफ खिसका, क्योंकि बीजेपी की परफॉर्मेंस, प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। और इस सब के बीच 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या सवर्णों को आरक्षण के लिए ये ममता का मोदी मॉडल है? मोदी मॉडल क्यों कह रहे हैं, अभी हमने आपको बता दिया। बंगाल में चुनाव करीब आया तो ममता को सवर्णों का ख्याल आया। बंगाल में कमल क्रांति का डर, इसलिए क्या पकड़ ली है ममता बनर्जी ने सवर्णों की डगर। लोकसभा में ममता हारी तो सवर्ण आरक्षण पर हामी भर दी उन्होंने। मुस्लिम तुष्टीकरण पर घिर गई तो ममता बनर्जी को सवर्णों की याद आ गई। ये वो सवाल जो हम उठाएंगे, आपको जल्दी से बता देते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखने वाले आशुतोष मिश्र हमारे साथ हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट और टीएमसी की तरफ झुकाव रखने वाले प्रबीर बिस्वास को इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एसके दत्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, राइट की तरफ झुकाव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्रबीर बिस्वास साहब। मेरा पहला सवाल सर आपसे ही है, और जो सवाल हर कोई इस समय पूछ रहा है वो यही है, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण पर जिस तरह से दीदी घिर गई थी, उसके बाद सवर्णों की सुध ली है दीदी ने? अदिति, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप ये बार बार जो मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए जहां मुस्लिम तुष्टीकरण हुई है। एक एग्जांपल दीजिए, फिर मैं इसके आगे बात करूंगा। सर लंबी लिस्ट है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट बोलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। नहीं सर, एक बोलिए। एक बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है सर, बहुत लंबी लिस्ट है, पूरी डिबेट निकल जाएगी। आपको बता दूं क्या हुआ था मुहर्रम, अब जब मूर्ति विसर्जन को लेकर क्लैश हुआ था, किसको प्राथमिकता दी गई थी? आप ईमानदारी से बता दीजिए ना सर। आपने मुझसे सवाल पूछा है तो अब सुन लीजिए। जब मुहर्रम और मुस्लिम और मूर्ति विसर्जन को लेकर क्लैश था तो किसको प्राथमिकता दी गई थी सर? तो बताइए आप मुझे। हिंदू मुस्लिम स्कूलों में कौन कर रहा है वहां पर? मैं आपको तुष्टीकरण राजनीति, जय श्री राम से दीदी को परहेज क्यों है? कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहे। बंगाल में हिंदू मुस्लिम स्कूलों में कुछ नहीं है। नहीं, कोई परहेज नहीं है। आप ये क्यों बना बनाया बातें कर रहे हैं? कोई परहेज नहीं है। हम तो फक्त आप मेरे कहने से नहीं होगा, किसका कहने से होगा? फिर आप मेरे को बुलाई क्यों? अगर मेरे कहने से नहीं होगा तो आप मेरे को बुलाई क्यों? सर आप सवाल नहीं बुलाते, आप जिसके कहने से होगा उनको बुलाते। आप तुष्टीकरण का राजनीति बंगाल में है नहीं। जी नहीं, सवाल मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब दे रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि मुस्लिम लोगों के लिए स्पेशल कोई प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का आज तक नहीं है। जो है हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, जो भी है सबके लिए एक ही है, बराबर।
एक भी प्रोजेक्ट मुस्लिम के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात है, आप जो बोल रहे हैं कि ये 10% गरीबों के लिए आरक्षण किया, ये किसी को देख के नहीं, पूरा देश कर रहा है, ये बंगाल भी कर रहा है। इसमें कोई ये केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया उसका फायदा ले रहे हैं हम, उसका फायदा लेना ही चाहिए। गरीबी के हिसाब से आरक्षण होना ही चाहिए। ये इतना दिन नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन होना चाहिए, सभी स्टेट में होना चाहिए, बंगाल में भी हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल तीसरा आपका, जैसे मोदी को फॉलो कर रहे हैं ममता बनर्जी, अच्छी बात है। ममता बनर्जी को फॉलो करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाई है ना, कन्याश्री को फॉलो करके, बहुत सुपर फ्लॉप प्रोग्राम है उनका, क्योंकि 500 करोड़ में 300 करोड़ विज्ञापन में खर्च किए थे, और यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बदले में कन्याश्री है, उसमें 5000 करोड़ रुपया एक स्टेट का बजट है, और वो केंद्र सरकार का 5 साल का बजट है 500 करोड़ रुपया। अब फर्क समझ सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, जो अच्छा काम होगा, देश के हित में होगा, जनता का हित में होगा, वो हम लागू करेंगे, चाहे मोदी लाए चाहे कोई भी लाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन काम अगर अच्छा हो तो जरूर इंप्लीमेंट होगा बंगाल में। ठीक है, एसके दत्ता। मैं सुन रहा था इनको, अब इनके बातों का क्या जवाब दे। सारे झूठ के पुलिंदा हैं और एक से बढ़कर एक महान झूठ बोले हैं। अब इन सब झूठों का अगर जवाब दे तो मैं खुद भी झूठा साबित हो जाऊंगा। तुष्टीकरण की नीति की जहां बात आती है, जग जाहिर है और पूरे भारत को पता है कि ममता दीदी ने किस हद तक तुष्टीकरण की है। और शुरुआत तो जैसे आपने कहा है अदिति जी की बहुत लंबा लिस्ट है। मैं मानता हूं कि पूरा बुलेटिन, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था ना, तो शालीनता रखिए। ममता दीदी की तुष्टीकरण की जहां बात आती है, ममता दीदी की तुष्टीकरण की बात की अगर शुरुआत की जाए तो एक बुलेटिन नहीं, मुझे लगता है कि एक दशक बीत जाएगा, जैसा कि मैंने कहा। बिल्कुल जैसे आपने कहा है, और एनालिसिस करते करते जुबान थक जाएगा, फिर भी तुष्टीकरण की नीतियों के एनालिसिस का भरपाई नहीं हो पाएगा, इतने सारे तुष्टीकरण है। शुरुआत करता हूं ममता दीदी के कुछ अच्छे अच्छे बयानों से। जो गाय दूध देती है वो गाय अगर लात भी मारे तो मुझे मंजूर है, और तुष्टीकरण मैं करती हूं और करता रहूंगा मैं तुष्टीकरण। ये तो सारेआम दीदी ने कहा है, क्योंकि गाय का उदाहरण उन्होंने दिया था, जो गाय दूध देता है वो अगर लात भी मारे तो मुझे मंजूर है। और वो बात कहां पे बोली थी? वो बात ईद के समारोह पे बोली थी, बाकायदा रैली में जाके, और एकदम एक सफेद हिजाब पहन के नमाज में भी बैठ जाती है। बहुत अच्छी बात है दीदी, मैं तो कहता हूं कि 24 घंटा नमाज करे, कोई आपत्ति नहीं है, पर नमाज के साथ साथ जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय हनुमान जी, उन पे पाबंदी ना लगाए। जय श्री राम और जय हनुमान जी बोलने से या फिर हर हर महादेव बोलने से ममता दीदी क्या करती है? कहती कि पकड़ इनको, इनका तो चामड़ा छेड़े देवो, इनकी जो चमड़ा है उसको मैं उतार के रख दूंगी। दत्ता जी, ये तो इनकी नीति है। 70% के आसपास जहां पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, 70% के आसपास माइनॉरिटी पॉपुलेशन के, वहां पे सारे आम मतलब कि डाइनिंग हॉल सेपरेट, किचन सेपरेट। ये क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं है तो सबका साथ सबका विकास है क्या? ममता दीदी ने तो बहुत छाती फाड़ के बोली थी चुनाव से पहले कि मैं तो इस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानती हूं, और आगे जाके नया प्रधानमंत्री से मैं बात करूंगा। आप और केंद्र के तमाम जितने सारी योजनाएं हैं, किसी भी योजना को मैं लागू नहीं करूंगी। आप ऐसा कौन सा नौबत आ गया कि 10% आर्थिक रूप से जो वंचित लोग हैं, जो अपर कास्ट लोग हैं, भद्र लोग समाज के लोग हैं, उनके लिए ये 10% आर्थिक रूप से जो आरक्षण है उसको क्यों लागू कर रही है? ये तो केंद्रीय सरकार की योजना है ना। एसके दत्ता, एक मिनट। प्रबीर बिस्वास सर, आप एक एग्जाम्पल मांग रहे थे। जो अच्छा काम होगा वो जरूर लागू होगा। मना क्यों की थी? क्यों मना की थी कि केंद्रीय सरकार की कोई भी योजनाओं को लागू नहीं करूंगी? मैं मोदी साहब को प्रधानमंत्री नहीं मानती हूँ, इस सरकार को मैं नहीं मानती। बताइए जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर मुसलमान। क्या प्रबीर बिस्वास? एक नहीं, उन्होंने 10 एग्जाम्पल आपको दे दिए सर। एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का बताइए जो एक्सक्लूसिवली फॉर मुसलमान। अरे बोलिए, एक तो बोलिए, एक प्रोजेक्ट के बारे में बोलिए ना। मुसलमानों को लेकर दीदी की क्या टेक है? गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट बोलिए जो मुसलमान के लिए। आप सुन लीजिए,
रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर दीदी का क्या टेक है? सरकार का क्या रवैया है बोलिए? का क्या पश्चिम बंगाल सरकार का क्या रवैया है? जो अवैध घुसपैठी है उस पर दीदी का क्या सरकार का रवैया बताओ आप। मुस्लिम छात्रों के लिए सरकार का रवैया क्या है? सवाल मत पूछिए, या फिर अगर सवाल पूछ रहे तो जवाब सुनिए। आप दूसरों को तो कटघरे में खड़ा कर देते हैं। दो सरकार की बातें हो रही है। अदिति मेरा बात सुन लीजिए। नहीं मेरा बात सुन लीजिए आप। एक केंद्रीय सरकार एक राज्य सरकार का बात हो रहा है, वहां बीच में से ये कोई एक नेता नेत्री का बात आप उठा के लाओगे, ये तो गलत है। एक प्रोजेक्ट बताइए जो एक्सक्लूसिवली फॉर मुसलमान। सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप सुन नहीं रहे ना सर? प्रोजेक्ट नहीं, आप सुन नहीं रहे। झूठा प्रोपेगेंडा इमामों को भत्ता देने का ऐलान दीदी ने किया था कि नहीं किया था? उससे पहले 2013 में कोर्ट ने क्या किया था? रोग लग गया साथ में इसी ऐलान ना सुनने का रोग फिर आप ये बताइए मुझे, सुन लीजिए ना सर, मुस्लिम छात्रों के लिए अलग से डाइनिंग हॉल बनाने की बात कहां से आई? रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आपसे बार बार सवाल पूछ रही हूं। रोहिंग्या मुसलमान कौन है? आप ही बता दीजिए मुझे। एनआरसी का विरोध किसने किया? बता दीजिए आप मुझे। मुसलमान छात्रों के लिए नहीं है ये डाइनिंग हॉल का प्रोजेक्ट, सिर्फ मुसलमान छात्रों के लिए नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मुसलमान छात्रों के लिए नहीं है। 70% माइनॉरिटी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन जहां पे है, 70% माइनॉरिटी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन जहां पे है, वहां पे ये योजना लागू होगा और सेपरेट डाइनिंग हॉल का तैयारी होगा। सरेआम उस सर्कुलर में था। क्या आप पढ़ते नहीं है क्या, या फिर पढ़ के भी जानबूझ के गद्दारी बनना चाहते हैं? एनआरसी वाला मुद्दे पे मैं आता हूँ। एनआरसी वाले मुद्दे पे दीदी ने क्या बोली कि बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी एनआरसी, और मैं देखती हूँ कि कैसे बंगाल में लागू होता है एनआरसी। महुआ मित्रा की बहुत जय जयकार आप लोग करते हैं ना, फड़ाटेदार सांसद, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, 2 सेकंड दे दीजिएगा। सिलचर एयरपोर्ट में महुआ मित्रा एनआरसी वाला मुद्दा लेके जब प्रदर्शन करने के लिए गई थी, सिलचर एयरपोर्ट पे कानून व्यवस्था को भंग करने के आशा को ध्यान में रखते हुए वहां के पदाधिकारियों ने और पुलिस ऑफिशियल ने रोकने की कोशिश किया था महुआ मित्रा को, और महुआ मित्रा ने क्या की थी? सरेआम थप्पड़ मारी थी पुलिस अधिकारी के गाल पे, चाटा मारी थी, ये कहते हुए कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाली। ठीक है, एनआरसी वाला मुद्दा पे था वो। पुलिस अधिकारी ने क्या बर्ताव किया आपको पता है? प्रोबीर बिस्वास जी, वहाँ महिला पुलिस क्यों नहीं थी? प्रोबीर बिस्वास जी, अब सुनिए मेरी बात सर। सवाल भी आपके जवाब भी आपके तो नहीं होगा ना सर? आप सवाल के जवाब देने के लिए आए हैं सर, उनके जवाब आप दीजिए। अभी मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी आपके लिए सवाल होंगे। तो तरुण चुग साहब हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। और तरुण चुग साहब, सवाल बहुत सिंपल और स्ट्रेट। 2021 दूर नहीं है, लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा रहा, किस तरह से कमल खिला वेस्ट बंगाल में, ये जो मौजूदा डिसीजन है ममता बनर्जी का, उससे अलग करके इसको देखा नहीं जा सकता। अदिति बहन, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये खलबली है। ये एक तरह का उनको समझ आ रहा है कि जिन्होंने यू टर्न की पॉलिटिक्स बंगाल के अंदर की, जो बंगाल पूरे भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक उत्सवों का केंद्र था, जो पूरे देश को एक रास्ता दिखाता था, पूरे विश्व को सांस्कृतिक रूप से रास्ता दिखाता था, उस बंगाल का उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया, और जिसकी आज उसका रिएक्शन उनको दिखना शुरू हुआ है। और आज बंगाल की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई है, और ये जो लॉलीपॉप देने का वो प्रयास कर रहे हैं, जनता उनके किसी झांसे में आने वाली नहीं है। ममता जी को अपनी मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी, उनको जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये यू टर्न सर, आज आप इसे लॉलीपॉप कह रहे हैं सर, लेकिन ये मॉडल तो उन्होंने केंद्र से ही फॉलो किया है ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही फॉलो कर रही है। नहीं, केंद्र से किया है, मैं गलत नहीं कह रहा, वो केंद्र की ही योजना है, लेकिन वो इससे लुभाने का, जो पहले तक इसका विरोध कर रही थी, जो वहां पर इन चीजों का विरोध कर रही थी, केंद्र की योजनाओं का विरोध कर रही थी, प्रधानमंत्री का विरोध कर रही थी, एकदम उन्हें सब चीजें अच्छी लगनी शुरू हुई हैं। वो हर स्कीम जो केंद्र की ओर से जा रही थी, चाहे वो नेशनल रजिस्टर बनाने की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, वहां पर इतनी तुष्टीकरण हो गया था कि कोई आदमी अगर उनको राम राम जी कह दे या जय श्री राम कह दे तो उन पर वो कार्रवाई करती थी, उनके खिलाफ बोलती थी, और यहां तक कि मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरकर लोगों से लड़ने निकल पड़ी।
ये केवल उनका वो लड़ने का कारण नहीं था, वो मैसेज दे रही थी एक बहुत बड़े वोट बैंक को कि आप मेरे साथ खड़े रहिए, मैं आपके लिए इन सब चीजों को छोड़कर आपका तुष्टीकरण करूंगी, जिसका नतीजा आज बंगाल के अंदर दिख रहा है। ठीक है, प्रबीर विश्वास, तरुण चुग कह रहे लॉलीपॉप दे रही है। अब नहीं, लॉलीपॉप का बात कहां से आ गया? कोई अच्छा प्रोजेक्ट अगर इंप्लीमेंट हो, इसको लॉलीपॉप कहा जाएगा। और ये एनआरसी भी लागू करिए ना, जो बोल रहे हैं प्रबीर भाई, एनआरसी क्यों नहीं लागू करते? नहीं किया, अभी किया, ऐसा कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी कभी इसका विरोध नहीं किया। सुनिए तरुण जी, एक बात सुन लीजिए, एक बात कान खोल के सुन लीजिए। ममता बनर्जी इस प्रोजेक्ट का कभी विरोध नहीं किए। हाँ, जरूर हम एनआरसी के विरोध में है, पर कोई अच्छा काम होगा उसका समर्थन हम करेंगे जरूर। कार्रवाई क्यों हो रही है? जय श्री राम कहने वालों के ऊपर पर्चे क्यों दर्ज हो रहे हैं? राजनीतिक हत्याएं क्यों हो रही हैं? बोल के किसी को कत्ल करेंगे आप तो आपको बरमाला दिया जाएगा। जय श्री राम, मैं आपके साथ बोलता हूँ, जय श्री राम कत्ल करेंगे, बोलिए, घर चलाएंगे, बोलिए जय श्री राम, मस्जिद तोड़ेंगे, क्या दिक्कत है आपको जय श्री राम बोलने में? जाएगा क्या आपको जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? बोलिए ना जय श्री राम। हम तो बड़े फक्र से कहते हैं जय श्री राम। हाँ, ये हुई ना बात। जय हिंद ये ममता दीदी को समझाइए, ये ममता दीदी को भी समझाइए कि राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, राम इस देश के संस्कृति के नायक हैं, राम इस देश के करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। राम के खिलाफ बोलना बंद करें। उसी फक्र से अल्लाह अकबर भी कहते हैं, उसी कौन रोक रहा है? आप लोग जिस टॉपिक पर लेकिन आप राष्ट्रवाद की बात को वहां कुचलना क्यों चाहते हैं? आपको रोहिंग्या मुसलमान क्यों अच्छे लगते हैं? एक विदेशी आपको क्यों बंगाल की धरती पर, क्यों बंगाल की धरती से विदेशियों को बीजेपी ने सीखना नहीं है हमें। आप जैसे राष्ट्रवादी हम नहीं बनना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रवाद अलग है। अगर आप नहीं है, विदेशियों की सहायता करेंगे, विदेशियों को गले से लगाएंगे तो आपको राष्ट्रवाद सिखाना पड़ेगा। आपको राष्ट्रवाद सिखा कर रहेंगे, आपको राष्ट्रवाद सिखाना पड़ेगा तो सिखा कर रहेंगे। आप अगर देशद्रोहियों की भाषा बोलेंगे, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की भाषा बोलेंगे, पाकिस्तान में नहीं हो रही है। एक सेकंड, प्रबीर विश्वास और तरुण चुग, मेरी डिबेट पाकिस्तान पर नहीं है भाई। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, डोंट टेक इट इन अ डायरेक्शन वेयर इट इज नॉट सपोज टू गो, प्लीज। आशुतोष मिश्र, वही सवाल जो ममता दीदी के इस फैसले के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और तमाम विरोधी पूछ रहे हैं। प्रबीर विश्वास, प्लीज स्वामी विवेकानंद, योर चांस सर, यू हैव गॉट योर टाइम, प्लीज लेट्स बी फेयर टू एवरीवन ना। थैंक यू। आशुतोष मिश्र, चुनाव याद आए तो सवर्णों को आरक्षण याद आया, तो सवर्णों की याद आई, तो एक ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखाई देता है कि लोकसभा चुनाव में कैसे जो वोट बैंक खिसका ममता दीदी की तरफ से और वो बीजेपी और एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ, ये भूल सुधार है। आप एक शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी मॉडल। मोदी मॉडल क्या है? मोदी मॉडल ये है कि जब इलेक्शन आए, जॉब्स नहीं क्रिएट हो, बेरोजगारी बढ़ी हो, तो पहले आप सवर्णों को दे दीजिए, आरक्षण दे दीजिए। फिर जब वोट मांगने जाइए तो याद करिए पुलवामा के जो हमारे मार्टियर्स थे उनके नाम पे वोट मांगिए। सर, आप वहीं पर आ गए जहां पे मैंने प्रबीर विश्वास को टोका था, तरुण चुग को टोका था। ये मोदी मॉडल है। प्लीज प्लीज, हम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पे रहते हैं। एक सवाल है, ये बहस देंगे, जनता उस मुद्दे पर इस बहस को देख रही है। ये अब ये पुराना हो गया है कि आपने सेना के नाम पर वोट मांगे थे। सर सुनिए मेरी बात आशुतोष जी, आप बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मोदी मॉडल की बात हो रही है ना, आप नतीजों को एनालाइज करा ना आपने। मॉडल तो आपने इस्तेमाल किया है सर, आपने नतीजों को एनालाइज किया ना। मोदी मॉडल आपने इस्तेमाल किया था ना। आप इस डिबेट में बैठकर उसको क्वेश्चन कर लीजिए। जनता ने तो जाकर वोट दे दिया बीजेपी को। नहीं, जनता ने जाकर वोट बीजेपी को दिया कि नहीं दिया? आप और मैं इस पर बहस कर सकते हैं, लंबे टाइम तक कर सकते हैं, पर जनता ने तो वोट दिया ना। अब आप आज के मुद्दे पर आ जाइए, आप आज के मुद्दे पर आ जाइए सर, प्लीज अतीत में मत जिए, भाजपा जो इतिहास में मत रहिए, मौजूदा मुद्दे पर आइए। आइए, हाँ, इसी के बारे में आप सुनिए तो, आप सुनना भी सीखिए थोड़ा। भाजपा और ये जो यहाँ पे आप टीएमसी में मैं बातें सुन रहा था, तो यही भाजपा राज्यसभा में जब ईएसआईसी का इलेक्शन था तो सारे वोट जो है टीएमसी को क्यों दिए? अगर तृणमूल से इतनी खराब पार्टी है तो इस भाजपा के सारे राज्यसभा सदस्यों ने क्यों उसको वोट दिया? क्योंकि ये मोदी मॉडल है।
मोदी मॉडल है कि जब मतलब के लिए कुछ भी कर लो। यहां पे यही ममता बनर्जी अगर सवर्णों को जो है रोजगार के और जो है एजुकेशन, इतने सारे हिस्टोरिक एनालिसिस कहां से कर लेते हैं? और ये मुझे तो लगता है कि पता नहीं कौन से खान से निकालते हैं आप, किसी तरह से भी हथकंडा अपना के हिस्टोरिक एनालिसिस अगर आप समझ में नहीं आता है कहां से आविष्कार करते हैं ये तमाम यूनिवर्सिटी में देखें तो मतलब कि आपने ठान लिया है कि आपको एक लिविंग फॉसिल होके बन के रहना है। 0.5% का फर्क है। हिस्टोरिक एरा पे भी आप बात करेंगे, यही आपकी सोच है क्या? वास्तव जो रियलिटी है उस पर तो आइए आप। एस के दत्ता, एक मिनट, ब्रेक में मुझे जाना है, लेकिन आशुतोष मिश्र, नहीं लिसनिंग इज एन आर्ट सर, सुनना चाहिए, लेकिन बहस अगर एक मुद्दे पर हो रही हो तो मेरा सरोकार मेरे दर्शकों के कंसर्न से होता है। अगर पैनलिस्ट मुद्दे पर रहता है, वो 1 मिनट क्या वो 4 मिनट बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहस को वापस मुद्दे पर लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं आपको याद दिलाना चाह रही थी। और वैसे भी सर, आपने बीजेपी से सवाल पूछा, लेकिन आपने टीएमसी से सवाल नहीं पूछा सर। सवाल दोनों से, जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आप उठा रहे हैं उसमें भी सवाल दोनों से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। हमारी बड़ी बहस का रुख करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। मंत्रियों और सांसदों के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री बेहद सख्त हैं। मंत्रियों के रोस्टर ड्यूटी में मौजूदगी की जानकारी वो मांग रहे हैं। जो मंत्री रोस्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहते हैं उनके बारे में शाम तक बताया जाए, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। और सांसदों से भी कहा गया है कि सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी बढ़ाइए और सदन में मौजूद रहिए। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार का। रविंद्र, जैसा कि जीत के बाद ही हमने प्राइम मिनिस्टर को देखा था, अनुशासन को उन्होंने बहुत तरजीह दी थी। ये जो बड़ी बात है इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताने के लिए काफी कि अनुशासन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, चाहे वो मंत्री हो या सांसद। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संसदीय दल में कहीं न कहीं कई बार ये कह चुके, निर्देश दे चुके, नसीहत दे चुके हैं कि संसद में उपस्थिति सबसे ज्यादा जरूरी है। और सदन में उपस्थित न सिर्फ सांसदों की हो बल्कि मंत्रियों के लिए। आपको जानकारी है कि सभी मंत्रियों की रोस्टर ड्यूटी हर समय लगी रहती है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कई बार मंत्री अपने रोस्टर ड्यूटी पर नहीं आते हैं। ऐसे मंत्रियों की सूची उन्हें शाम को मिल जानी चाहिए, संसदीय कार्य मंत्री को उन्होंने निर्देश दिया। तो जाहिर तौर पर जो मंत्री नहीं रहते हैं, उपस्थित रहते हैं अपने रोस्टर ड्यूटी में, उनके लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है। उनको निर्देश और नसीहत पर हमेशा ध्यान रखना होगा कि न सिर्फ सांसद बल्कि मंत्री भी अपने रोस्टर ड्यूटी के समय, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। और दूसरी बात, उन्होंने सांसदों को भी कहीं न कहीं निर्देश दिया कि मानवीय संवेदना से जुड़ी जो भी सामाजिक सरोकार है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, सरकारी कामकाज में हिस्सा ले। जैसे टीकाकरण की बात हो उसमें आप ले, पशुओं के जो रक्षा की बात है उसमें भी कहीं न कहीं बढ़ चढ़ कर भाग ले। कई तरह के जल संकट से निवारण कैसे हो सकता है उसमें सांसद अपने विचार रखे, जिला अधिकारियों से बात करें, जिला जो पदाधिकारी है वहां पर बात करें, इसका निवारण करें। कई तरह के बात प्रधानमंत्री ने कही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो मंत्रियों को रोस्टर ड्यूटी में उपस्थित रहने का निर्देश, अगर नहीं रहते हैं तो उसकी सूची शाम को प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएगी। बैठक अभी चल रही है, खत्म हो गई? देखिए, बैठक खत्म हुई है, उसके बाद ही ये जानकारी मिली है। साफ तौर पर है कि मंत्रियों के अनुपस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री काफी एक तरह से नाखुश दिखे, क्योंकि रोस्टर ड्यूटी जब होती है तो हर समय केंद्रीय मंत्री को वहां पर रहना होता है। चाहे किसी भी चीज पर चर्चा हो, अगर मंत्री नहीं रहता है, केंद्रीय मंत्री वहां उपस्थित नहीं रहते, तो विपक्ष उस पर सवाल उठा सकता है। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा, निर्देश दिया कि वैसे मंत्री जो रोस्टर ड्यूटी में नहीं रहते हैं उनकी सूची उनके पास शाम को ही पहुंच जाएगी। शुक्रिया रविंद्र कुमार। तो गरीब सवर्णों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का 10% आरक्षण लागू करने का फैसला, जिसके बाद कई सवाल अब बीजेपी पूछ रही है और साथ ही कई सवाल सरकार के क्रिटिक्स पूछ रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए और उन्हीं सवालों को हम उठा रहे हैं। लेकिन प्रबीर बिस्वास, कई लोग, जब से ये डिबेट हमने शुरू की है, कई लोगों ने सवाल पूछा है एग्जैक्टली वही बातें कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ी शिकस्त, हालांकि सीट के लिहाज से वो आगे रहे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से पार्टी को डेंट किया, क्या ये उसके बाद भूल सुधार है? और दूसरा, हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा कि आप ये पूछिए कि आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू किया दीदी ने, सिर्फ आरक्षण ही क्यों? अदिति, मैं एक दुखद घटना आप लोग छोड़ गए, हम आप एक यहाँ उल्लेख करना चाहते हैं। जैसे असम में बाढ़ आई, बिहार में बाढ़ आई, और दोनों का ठीक बीच में बंगाल का उत्तरी हिस्सा है, वो भी बाढ़ में बह रही है। बहुत लोग घर से बेघर हो चुके हैं। ये खबर भी जरा कीजिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आपका बात आ रहा हूं। देखिए, आयुष्मान भारत जैसा एक प्रोजेक्ट बंगाल में ऑलरेडी चल रहा है।
ऑलरेडी चल रहा है, तो दोबारा एक प्रोजेक्ट है सेम सिमिलर प्रोजेक्ट लाना कोई औचित्य है इसमें? मैं तो नहीं समझता। आप लोग जो बंगाल में प्रोजेक्ट चला रहे हो सोशल हेल्थ को लेके, उस पे तो पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है उस पे, और उस पे तो कट मानी चलता है। इतना प्रतिशत दो फिर लागू होगा वो, इतना प्रतिशत दो फिर उस योजना का लाभ उठा सकते हो। आपके दत्ता जी, अरे आप बहुत अच्छा बात उठाए, आप बहुत अच्छा बात कट मनी का। एक बीजेपी का कैंडिडेट थे बसीरहाट में जो हार चुके बुरी तरह, सायंतन बसु, उनके अगेंस्ट में बीजेपी वाले ने पोस्टर दिया कि 2 करोड़ रुपया पार्टी से मिला और वो 2 करोड़ रुपया कटमानी के हिसाब से वो खा गए। ये कटमानी का बात आप छोड़िए, ये सब बात छोड़िए। क्यों छोड़ दे कटमानी की बात? मुद्दा कटमानी को लेकर बंगाल में लोग त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है, कैसे छोड़ दे? अरे सीएम साहिबा ने खुद बोला है। अरे कटमानी का बात तो हम ही कह सकते हैं साहब, कटमानी तो सब कटमानी मतलब कि पहले तो लूटो जितना हो सके लूट लो, जेब भर लो, और उसके बाद माफीनामा, माफी यात्रा, आमा के माफ करे दो, हमने गलती किया है, मेरे से गलती हुई है, प्लीज अगले बार वोट दे देना, हाथ जोड़ के माफी मांग रही हो, माफ करो, सामने बार वोट दिए दियो। यही तो दीदी की नीति है। मेरा काम है मुद्दा पे लाना, तो मुद्दा पे जो अब मुद्दे पे ही आता हूँ, रोहिंग्या मुसलमानों को लेके मैं उठाता हूँ। दीदी ने क्या बोली थी जब रोहिंग्या मुसलमानों की वापस भेजने की बात हो रही थी? दीदी ने क्या कहा था उस समय? दीदी ने बोली थी कि एक भी रोहिंग्या बंगाल से नहीं जाएगी, एक सेकेंड, और सारे रोहिंग्या को मैं शरण दूंगी बंगाल में। इसके जवाब सुनिए उनका। प्रवीर विश्वास, आप बोलिए ना, जवाब दीजिए। ये गलत है। क्या गलत है सर? अदिति, एक बात आप ब्रेक में जाने से पहले आप कही थी कि टीएमसी का जो वोट बैंक खिसका उसका असर है, ये है। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, बीजेपी का टीएमसी का वोट बैंक कैसे कितना खिसका आप देखिए। 39% वोट था बंगाल में हम लोगों का, वो खिसक के 44% हो गया। हाँ, हालांकि और बीजेपी में अक्सर बहस कर रहे हैं हम, ठीक है? मेरे सवालों से त्रस्त नहीं होइएगा, विचलित नहीं होइएगा। सर सुनिए मेरी बात, बीजेपी का वोट बैंक कितना था और कितना आ गया, आपकी सीट कितनी थी और कितनी हो गई, अब ये भी बताइए मुझे। खिसकने के बाद किए ना अदिति, आप खिसकने के बात किए तो मैं खिसकने का हिसाब दे दिया। तो मैं आपको आपकी स्टेट में आपकी पोजीशन भी बता रही हूँ सर। खिसकने का बात किए वही मैं कह रही हूँ। और सर दूसरी बात, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स आप मुझसे ज्यादा समझते हैं और एसके दत्ता भी मुझसे ज्यादा समझते हैं। कितनी बार किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो इमरजेंस हुआ है वो ग्रामीण इलाकों से हुआ है? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं दत्ता साहब, तो वेस्ट बंगाल में अक्सर पार्टियां शहर से डेवलप होती हैं और उसके बाद वो ग्रामीण इलाकों में जाती हैं। यहाँ पर उसके ठीक उल्टा हुआ है। बीजेपी ने जो गेन्स किए हैं वो रूरल इलाके में किए हैं। सर आप डिनाइल में रहना चाहते हैं विश्वास सर, तो वो आपका दिक्कत है सर, लेकिन एक बात यहां पे मैं बोलना चाहती हूं, दीदी आपसे ज्यादा ईमानदार थी। उन्होंने कम से कम अपने विधायकों से तो कहा, उन्होंने कम से कम अपने एमपी से तो कहा, जाइए अपने इलाके में लोगों से कहिए हमसे गलती हुई है, हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। सर कम से कम उतनी ईमानदारी आप भी तो इस डिबेट में बरतिए। और सारी ग्रामीण बंगाल में तो कमल खिला है, ये तो सिर्फ सारी ग्रामीण बंगाल में कमल खिला है, और जो छोटे छोटे शहरी इलाके हैं वहां पे कमल खिला है। कैसे हो गया? जवाब सुनिए सर, सुनिए जवाब जी। तरुण चुग साहब आ रही, उनका जवाब ले लूं मैं एक मिनट। ग्रामीण इलाका में कमल खिला है, शहरी इलाका में नहीं खिला है, गलत है। गलत है। खड़गपुर कोई ग्रामीण इलाका नहीं है। मैंने कहा कि छोटे शहर जितने हैं और ग्रामीण इलाके हैं वहां पे कमल खिलाए। आप लोग तो सुनते नहीं हो ना, क्योंकि रूई नहीं पूरा सीमेंट करके रखे हो आप लोग कान को, और पिछले 7-8 साल से सीमेंटिंग हुआ है कानों में, इसीलिए सुनाई नहीं देता है। आप जब फूटा है ना, फूटने के बाद आप लोगों को सच्चाई दिखाई दे रहा है, और इसीलिए माफी यात्रा पे भी आप चल पड़े हो। ये सच्चाई है। ग्रामीण जितने सारे इलाके हैं वहां पे कमल खिला है। उत्तर बंगाल से तो आप लोग साफ हो गया। खड़गपुर को आप छोटा इलाका समझते हो? प्रवीर विश्वास बात अरे खड़गपुर छोटा ग्रामीण इलाका नहीं है। मैं कह रहा हूँ छोटे शहर। ठीक है दत्ता साहब एक सेकंड रुक जाइए। प्रवीर विश्वास आपके समझने में फर्क रहेगा। अरे आप बाद में कहिए ना, आपके समय में कहिए ना। शुरुआत में मैंने कहा ग्रामीण इलाके और छोटे शहर आपको सुनने में भूल हुई, क्योंकि कान में निजी टिप्पणी नहीं, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। नहीं सुनिए, नहीं ये गलत तरीका है।
कोई भी बोलता है तो टपक पड़ते हैं। आप क्यों मुझे झूठा साबित कर रहे हैं? शुरुआत में जब मैंने कहा है कि ग्रामीण इलाका और छोटे शहर, उसको आप तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं क्या नहीं कहूंगा? मैं कहूंगा कि सीमेंटेड है। आप सुनना नहीं चाहते हैं हकीकत। ग्रामीण इलाके और छोटे शहर, छोटे शहर का मतलब क्या होता है? खड़गपुर को आप कलकत्ता शहर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कलकत्ता एक मेगापोलिस है, खड़गपुर एक छोटा शहर है। एसके दत्ता, प्रवीर विश्वास, What the hell is going on? प्लीज। अरे प्रवीर विश्वास, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। नहीं, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। नहीं, हर बात पे ये टपक माइक लगा हुआ है सर आपका, बैठ जाइए। आसनसोल, दुर्गापुर, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। छोटा शहर कहते हैं। सुबह ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए अपना, प्लीज काम डाउन। गुस्सा नहीं, आप इनको अलाउ क्यों कर रहे हैं बीच में बोलने के लिए? अरे सर, मैं तो आपको भी रोक रही हूँ, उनको भी रोक रही हूँ सर। आपको उनको रोक रही हूँ तो आप सुन नहीं रहे सर। आप बात पूरी कीजिए सर, बात पूरी कीजिए सर। प्लीज फिनिश योर आंसर। आई एम गिविंग यू हाफ अ मिनट, प्लीज बात पूरी कीजिए। ये जो बोल रहे हैं कि इनका कहना है कि बंगाल में छोटा शहर और गांव में कमल खिला है, ये सरासर गलत है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आसनसोल कोई छोटा एरिया नहीं है, छोटा शहर नहीं है। दुर्गापुर कोई छोटा एरिया, छोटा शहर नहीं है। सिलीगुड़ी कोई छोटा शहर, छोटा गांव नहीं है। खड़गपुर नहीं है। कमल का जो खिला है वो कॉस्मोपॉलिटन एरिया में खिला है। बंगाली बेस्ड एरिया में कमल नहीं खिली है। आप आके पता करो बंगाल में। चलो आप आओ, मैं दत्ता साहब को इनवाइट करता हूँ, जी न्यूज को इनवाइट करता हूँ। मैं अपने गाड़ी में बैठ के पूरा बंगाल ठीक है सर, मुझे लगा था जो 18 सीटें बीजेपी ने निकाली है वो भी वेस्ट बंगाल में है सर। गलत मुझे लगा था, मुझे पता नहीं था आसनसोल नहीं। हम लोग हारे हैं। अदिति एक सेकंड, सर तरुण चुग साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वो तो सुन लीजिए सर, उनका जवाब सुन लीजिए, फिर आप उनको काउंटर कीजिएगा। काउंटर कीजिएगा उनको, तरुण चुग साहब। 30 सेकंड मेरे को समय दीजिए, उसके बाद आप लीजिए, कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए सर। वैसे तो मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, पर ठीक है, चलिए 30 सेकंड और ले लीजिए। हाँ, ऐसा है। पहले मैं आग्रह करूंगा कि ये जितने भी ये लोग बंगाल के बाहर से बंगाल को देखते हैं, प्लीज एक बार बंगाल में आके, बंगाल के धरती में आके बंगाल को देखिए। फिर दूध का दूध, पानी का पानी आपके पास हो जाएगा। बाहरी दुनिया से बंगाल को देखना बंद कर दीजिए। बंगाली एरिया में बीजेपी नहीं जीती है, कहीं भी नहीं जीती है। अच्छा ठीक सर, हो गया, ठीक है। तरुण चुग, ऐसा है कि मेरे भाई साहब को थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए। जहां नहीं जीते हैं वो अब 21 में हम जीतने वाले हैं। बंगाल का मूड वो लोकसभा इलेक्शन में दिख गया है और विधानसभा इलेक्शन में पूरे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। और इसका ही जो दुख है, दर्द है, वो दीदी के कामों में दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात है, दीदी वहां सब चीजें लागू करे, मोदी मॉडल को पूरी तरह लागू करे। मैं चाहता हूं वो हर वो स्कीम जो मोदी जी ने दिल्ली से गरीबों के लिए चलाई है वो बंगाल के गरीबों को भी मिले, बंगाल के आम नागरिक को मिले। लेकिन क्योंकि ममता जी तो हर उस चीज को रोक रही है जो देश के और केंद्र की सरकार चला रही है, इसलिए मेरे बड़े भाई से विनती है वो बहस ना करें, अपनी पार्टी के अंदर माहौल प्यार पैदा करें, मानसिकता बदलें। जब दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार भारत तोड़ने की बात करता है तो ममता जी उसके हक में खड़ी होती है। जब फारूक अब्दुल्ला परिवार वहां पर 2 प्रधानमंत्री की बात करता है तो ममता जी बंगाल में बैठकर उसका समर्थन करती हैं। 2 प्रधानमंत्री बनने चाहिए देश के अंदर, कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए, और वो स्टेटमेंट जारी करती है ईमान का नाम ही मुसलमान है, केवल ईमान का नाम। अरे मेरे भाई, अब आपको सुना ना, आपने 30 सेकंड मांगे फिर भी सुना ना, सुनने की आदत भी डाल लो भाई। ईमान का नाम ही मुसलमान है। बड़ी बड़ी स्पीचेस दीजिए, बोर्ड लगाए जा रहे। पीडीपी का जिक्र भी कीजिएगा। अरे भैया आप YouTube पे जाइए, दीदी का भाषण है, आपकी नेता का भाषण है, सुनिए तो सही। आपको तो शायद पता ही नहीं होगा, आप वहां से प्रवक्ता बन के आए हैं। बंगाल की वस्तु स्थिति क्या है, बंगाल इस समय किस गर्क की ओर बेके जा रहे हैं। आप सांप्रदायिकता की आग की ओर बंगाल को ममता बनर्जी ने बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी एक पुलिस ऑफिसर जो करप्ट है, उनके पार्टी के काले चिट्ठों को जो समेट के बैठा है, उसको अगर अदालत पकड़ने के लिए कहती है तो उसको रात को छुड़ाने के लिए उसकी कोठी पे चली जाती है, कानून तोड़ देती है, खुद धरने पे बैठ जाती है। ये क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्टिविटी नहीं करने दे रहे, उनको सभाएं नहीं करने दे रहे, उनकी सभाएं, अरे भाई साहब सुन लीजिए, सभाएं कैंसिल कर रहे हैं। मैं आपको 10 ऐसी घटनाएं बता सकता हूं
मंत्रियों के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए, आपने दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को हेलीकॉप्टर। ये जो बंगाल को एक निरकुशता की ओर ममता बनर्जी बढ़ा रही है, ये बंगाल का बेसिक स्वभाव नहीं है, बंगाली का बेसिक स्वभाव नहीं है, भारत का बेसिक स्वभाव नहीं है। इसका रिएक्शन बंगाल से आ रहा है, इसलिए ममता जी को में हमारे एक प्रतिनिधि दल गए थे बंगाल के, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकाल दिया, बहुत दिक्कत हो रही थी, आपके बीच में लोग बोल रहे थे, वापस किया गया। प्लीज सर, आपके बीच में लोग बोल रहे थे तो आपको दिक्कत हो रही थी। प्लीज नाउ गिव दैट स्पेस टू एवरीवन प्लीज। वो बंगाल के अंदर जो कल्चरल एक्टिविटीज है उनको रोका जा रहा है। ठीक है सर, बहरहाल बार बार आपको याद दिला रही हूँ, तरुण चुग साहब, प्रबीर बिस्वास, एसके दत्ता, तीनों को बार बार याद दिला रही हूँ, मेरी डिबेट जो है वो सवर्णों को दिए गए आरक्षण को लेकर है सर, सवर्णों को लेकर दिए गए आरक्षण पर है। आशुतोष मिश्र, आपको तो सर मोदी मॉडल से प्रॉब्लम हो रही है, दीदी उसी मॉडल को इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये अगर आपने मेरी पहले की बहस भी सुनी हो तो मैं तो साफ कहता हूं कि मोदी और ममता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इस डिबेट में भी आपको बताया कि कैसे राज्यसभा में जब ईएसआईसी का इलेक्शन था तो यही भाजपा जो यहाँ पानी पी पी के तृणमूल को कोस रही है, उसी को जो है वोट दिया। ये यहाँ पे दोनों एक ही खेल खेल रहे हैं। सर, आशुतोष जी, जैसे डेरेक ओब्रायन ने जो है जब ये यहाँ पे 10% EWS कोटा पे डिबेट हो रही थी सर, यही पॉइंट आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था सर, कि बार बार उसी पॉइंट को दोहराने से पॉइंट नहीं क्लियर। सर एक सेकंड सुनिए, होंगे तो लोग रिजर्वेशन मांगेंगे ही नहीं। तो ये बात इससे साबित हो रही है ना कि रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। जब रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं तो आप जो है कहां से जो है उसमें आरक्षण देंगे। आशुतोष जी, ये जो है सवर्णों के साथ धोखा है। आशुतोष जी, आप 10% स्वर्णों के आरक्षण के विरोध में है, स्पष्ट कीजिए। आप इस बहस में स्पष्ट कीजिए कि आप पहले ये बताइए कि आप जनता को क्यों ये नहीं बताते कि आपने ये जो 10। अरे आशुतोष जी, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप गरीबों को 10% आरक्षण जो मिला है, आप उसके समर्थन में हैं कि विरोध में? दौरान बैठी थी और ये उसका सजेशन था, ये तो आप बताते नहीं है। ये आरक्षण के विरोध में है कि समर्थन में? जो है सारा क्रेडिट खुद ले लो। अरे भैया, क्रेडिट की बात छोड़ो, जो काम करेगा वो क्रेडिट लेगा। आशुतोष मिश्र, आप बात करिए सवर्णों के। ठीक है, तरुण चुग साहब एक सेकंड दीजिए। आशुतोष मिश्र, 45 वर्ष के सबसे आशुतोष मिश्र, ज्यादा बेरोजगार, आशुतोष मिश्र, कहां से आप देंगे? आशुतोष मिश्र, वॉक द टॉक। आपसे करीब 20 मिनट पहले आप कह रहे थे सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। अब मैं आपसे कह रही हूं सुनना भी चाहिए। और मेरा सवाल आपसे ये है, जो तरुण चुग ने आपसे पूछा, क्या आप 10% आरक्षण के खिलाफ हैं? सीधा सा उसका जवाब दीजिए मुझे। अगर आप सुन रही होती तो तरुण चुग सर, आप मुझे बता दीजिए 10% आरक्षण के फेवर में है आपकी नहीं है? 10% आरक्षण आया है, इस पे ये समिति बैठी थी यूपीए के दौरान, यूपीए 2 के दौरान, जब ये सजेस्ट किया गया था कि जो अपर कास्ट सवर्ण है जो कि इनकम टैक्स नहीं देते, उनको जो है आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसमें नई बात क्या है? सर ठीक है, आशुतोष मिश्र, आपके पास सर जवाब नहीं है। आपको मैं रोक रही हूँ, आप सभी मेहमानों को यहाँ पर रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर